चला जी, परफॉर्मेंस मेजरमेंट की सीरीज में एक और क्वेश्चन हमारे पास है। दिस क्वेश्चन इज रिलेटेड टू MSA 2। ये MSA 2 का क्वेश्चन है और उतना ही पार्ट हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे जितना रिलेवेंट है। सजेस्टेड आंसर में आपको और भी चीजें सॉल्व हुई भी नजर आ रही होंगी, लेकिन वो बेसिकली इसलिए क्योंकि वो फुल फ्लेज क्वेश्चन का सोल्यूशन है। यहाँ पर हम जो पार्ट्स कर रहे हैं हम सिर्फ उसी की सोल्यूशन की यहाँ पर जो है बात करेंगे। अगेन अगर हम यहाँ देखें तो इस सवाल में हमारे पास 4 रिक्वायरमेंट्स मौजूद हैं। पहले के अंदर हम यहाँ पे देखेंगे असेस द फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, ये देखी जाएगी। Number 2, from the perspective of key stakeholders, Yasmin's view that Uncle Azad needs to set an objective of growth in revenues and profits. एक objective setting stakeholder के बारे में बात होगी। फिर यहाँ पे होगी more focused approach to its marketing, जो अभी हमने big data और marketing की बात की थी वो यहाँ पर डिस्कस होगा। Suggest what dimensions should be used for segmenting the market. Market segmentation के बारे में भी यहाँ पर हमारे पास जो है वो बात होगी for food and beverages, ठीक है। And evaluate the Yasmin's proposal that Uncle Azad should apply for venture capital to expand. ये इतना ज्यादा रेलिवेंट नहीं है, टाइम बचा तो हम इसको कर लेंगे, नहीं बचा तो एटलीस्ट हमें 3 रिक्वायरमेंट्स पे फोकस कर लेंगे, ठीक है। और यहाँ भी हमारा फॉर्मेट सेम ही है। 2 अपेंडिक्स हमें यहाँ पे सवाल के अंदर दिए हुए हैं, एक अपेंडिक्स 1 और एक अपेंडिक्स 2। बेसिक बैकग्राउंड पढ़ने के बाद हम अपेंडिक्स 1 और 2 देखेंगे। बजाहिर हमें ये एक सवाल लग रहा है, लेकिन इसके अंदर हम 3 सवालों को यहाँ पे सॉल्व करेंगे। फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस और मार्केटिंग ये कोर फोकस है। एक हमारा जो है वो ऑब्जेक्टिव्स के ऊपर 4 नंबर का सवाल है और एक पार्ट डी है, ठीक है। तो पहले 1 और 3 को प्रायोरिटाइज करेंगे, वक्त बचेगा तो फिर 2 और 4 सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। अंकल आजाद इज अ पार्टनरशिप कंसर्न द बिजनेस दैट ओन्स 3 रेस्टोरेंट्स इन कराची। 3 रेस्टोरेंट्स को यहाँ पे ओन करते हैं, पार्टनरशिप कंसर्न है। द बिजनेस इज 100% ओन्ड बाय द चौधरी फैमिली। Umar Chaudhary is a qualified chef who opened the first Uncle Azad restaurant in 1987. It is located on Bans Road, Karachi, and serves traditional desi food. क्या है जी? देसी फूड का रेस्टोरेंट है और कराची की बंस रोड नामी या बांस रोड नामी स्ट्रीट के ऊपर लिस्टेड है, ठीक है। Situated है, sorry. The restaurant became popular very quickly among tourists and locals. Umar saved a large portion of the profits and opened a second restaurant 5 years later. इसको क्या कहते हैं? इस तरह की ग्रोथ को क्या कहते हैं जहां पे आप अपने ही पैसों से एक्सपेंड किए जा रहे होते हैं? हाँ जी, किसी को पता है इस टर्मिनोलॉजी का नाम? ऑर्गेनिक ग्रोथ। एक्सीलेंट जी, ऑर्गेनिक ग्रोथ, ऑर्गेनिक ग्रोथ। The restaurant became popular very quickly, ठीक है। 5 years later, a third restaurant was opened in the year 2000. यानी 1987 में पहला, 1992 5 साल बाद दूसरा और 8 साल बाद तीसरा। All 3 restaurants are named Uncle Azad and offer the same food with similar decor. Umar and his wife Daulat were the original partners and also managed the Bans Road site. They have employed managers to run the 2 other restaurants. जैसे जावेद भाई हैं, जावेद निहारी के बारे में अगर आपको कराची में पता हो तो जो जावेद निहारी की मेन ब्रांच है दस्तगीर वाली, वहाँ जावेद साहब जो है वो खुद बैठते हैं। बाकी ब्रांचेस बहादुराबाद की या शायद हो सकता है गालिबन BHA में एक ब्रांच है इनकी या बहादुराबाद, इस तरह से 1-2 और ब्रांचेस हैं, वो इन्होंने किसी और को दी हुई है चलाने के लिए। तो ये भी यही करते हैं। जो ओरिजिनल पार्टनर्स हैं, ओरिजिनल पार्टनर्स जो है वो आपके सिचुएटेड हैं मेन ब्रांच के ऊपर, बाकी 2 किसी और को दी हुई। The restaurants currently cater tourists and a loyal clientele who visit the restaurants regularly and have become friends with the managers. Most of the visitors attend the restaurants at a leisure activity through there are some business customers, although there are some business customers who come to the restaurants to entertain their clients. Umar has never thought too much about marketing. He places adverts for the restaurants in local newspapers and on some tourist brochures. While growth in revenue has not been spectacular over the recent years, Umar is happy that he makes a good living doing something he enjoys. भाई रेस्टोरेंट चल रहा है भाईबंदी के ऊपर, बातचीत के ऊपर, दोस्ती यारी के ऊपर, भाईबंदी के ऊपर रेस्टोरेंट चल रहा है, पूरा फोकस इस चीज के ऊपर है। मार्केटिंग कोई खास नहीं करते, थोड़े बहुत एड वेड दे देते हैं ब्रोशर के अंदर या कहीं पर कोई जैसा टूरिस्ट पर्चा वगैरह निकलता है उसके अंदर, और खुश हैं। He is happy with what he is having and what he is living with, ठीक है। Last year, Umar's daughter, अब ये थोड़ी सी यंग खातून होंगी जाहिर है, Yasmin joined the business as a third partner after graduating from university with a degree in business management. अब ये थोड़ी सी पढ़ी लिखी खातून है, आपकी और मेरी तरह पढ़ लिख के आई हैं। Yasmin has lots of new ideas for improving the business. Firstly, she believes that as the business has no formal mission or objectives, it lacks direction. She believes that the business needs to expand by opening more restaurants in other cities. She also thinks that the business needs to have a more formal marketing strategy to identify the target market segments and focus on satisfying these. कभी कभी ये चीजें बैकफायर भी कर जाती हैं। एक ब्रांड नेम देसी ब्रांड के तौर पे आपके जहन में रजिस्टर्ड है, नए कस्टमर्स तो आप ला नहीं पाते, पुराने खो देते हो।
पुरानी कहते हैं यार अब इसका थोड़ा मामला डिफरेंट हो गया है, प्राइसिंग डिफरेंट हो गई है, उठना बैठना डिफरेंट हो गया है, ओनर के साथ अब बातचीत होती नहीं है, तो बहरहाल वो इतना आने को प्रेफर नहीं करते। लेकिन इनकी जो बेटी है ये कह रही है नहीं जी, आपका कोई फॉर्मल मिशन स्टेटमेंट नहीं है, आपने चैप्टर 1 नहीं पढ़ा एसपीएम का, उसमें मिशन और ऑब्जेक्टिव्स के बारे में लिखा हुआ है, आप वो करो। आपने 7वां 8वां चैप्टर नहीं पढ़ा एसपीएम का, आप एक फॉर्मल मार्केटिंग स्ट्रैटेजी जो है वो लेकर आओ और बेहतर तरीके से जो है वो मार्केट सेगमेंट्स को आइडेंटिफाई करो। आपने स्ट्रैटेजी का चैप्टर नहीं पढ़ा है। उसने कहा बेटा मैंने तो ये सब नहीं पढ़ा है, आपने पढ़ा है यूनिवर्सिटी से? खातून ने कहा हाँ। Yasmin has also suggested approaching a venture capital organization to obtain finance to expand the business. यास्मीन कह रही है क्या ऑर्गेनिक ग्रोथ है भाई, क्या आप ऑर्गेनिकली ग्रो कर रहे हैं? जाए पैसा उठाएं, बहुत सारे वीसीज हैं, पैसा फारिग पड़ा हुआ है, उनको इन्वेस्ट करना है। एयरलिफ्ट के अंदर 110 मिलियन जल गया वीसीज का, चाहे वीसीज को जो है वो अप्रोच करें, पैसे लाएं और उससे एक्सपैंड करें। कराची में, दूसरे शहरों में, पूरे पाकिस्तान में हर जगह अपनी ब्रांच खोलें। बेटी का ये व्यू पॉइंट था। Revenues and therefore profits for the 2 most recent years were adversely affected by the coronavirus pandemic due to lockdowns and restrictions on dining that were imposed by the government. The business started a takeaway service during the periods when the restaurants were forced to close due to lockdown. This takeaway service only offered a limited menu but was popular with some of the regular customers. अच्छा, एक बात बीच में ये भी बताई थी कि क्लाइंट्स, कुछ लोग अपने क्लाइंट्स लेकर आते हैं, लेकिन ये जगह क्लाइंट वाली नहीं है, देसी जगह है। Revenues and therefore profits for the 2 most recent years were adversely affected. क्यों? कोविड की वजह से। ऑनलाइन डिलीवरी थी नहीं इस रेस्टोरेंट में, लॉकडाउन रिस्ट्रिक्शंस। The business started a takeaway service. उसी वक्त उन्होंने takeaway start किया during the period when the restaurants were forced to close lockdown. This takeaway service only offered a limited menu. सारा मेन्यू नहीं था इस पे, but was popular among the regular customers. Yasmin is interested in how the business has performed and the impact that the pandemic has had on it. She has suggested comparing the most recent financial year with the last pre-COVID year, the year ended, यानी 19 से 21 का कंपैरिजन है, 19 से 21 का, प्री-कोविड वर्सेस पोस्ट-कोविड। ये भी एमएसए का सवाल है, आपसे रेलेवेंट है। The summarized management accounts for the year ended 2021 and 2019 are presented in Appendix 1 along with comparative information, which was the last year before the pandemic. Some reviews of Uncle Azad in the Traveler's Choice website are presented in Appendix 2. Appendix 2 में कुछ customer feedback दिया हुआ है। कुछ customer feedback यहाँ पे मौजूद है। Umar and his wife own 75% of the shares in Uncle Azad, while Yasmin owns 25%. Inflation between 19 and 21 was around 20%. The Chaudhary family do not take any salary from the business, but do take out share of profit. Dividend निकालते हैं ये। The business follows the policy of retaining profits of ₹1 million each year to meet future investment needs and paying out any profits above this as share of profit. 1 million तक रख लेते हैं, बाकी सब डिविडेंड दे देते हैं। Requirement: assess the financial and non-financial performance of Uncle Azad. जैसे एक बात है, जिंदगी सुकून से गुजारने के लिए बहुत अच्छी स्ट्रेटजी। किताबें तो खैर हमें कैपिटलाइजेशन की तरफ और कैपिटलिज्म की तरफ लेके जाती है, और कमाओ और कमाओ और कमाओ, लेकिन जिंदगी सुकून में रखने के लिए बहुत अच्छी स्ट्रेटजी है। भाई बंदी वाला रेस्टोरेंट चल रहा है, पैसे जमा हो जाते हैं तो दूसरा खोल लेते हैं, नहीं जमा होते तो नहीं खोलते। जो घर की जरूरियात हैं वो उससे पूरी हो जाती है। बस रिस्क का जो कंसेप्ट है वो यही होना चाहिए, सांस चलती रहे आदमी की और आदमी जिंदगी गुजारे, एक मीनिंगफुल मकसद के लिए गुजारे, मीनिंगफुल कामों के लिए गुजारे। लेकिन बहरहाल अब ये अंग्रेजों की किताबें हम पढ़ते हैं, उसमें होता है जी नहीं स्ट्रैटेजी बनाएं जी, डायरेक्शन बनाएं जी, बिजनेस को बड़ा करें जी, एक्सपैंड करें। टेंशन ही पालता है आदमी इस सब चीज़ों से, टेंशन के अलावा कुछ भी नहीं होता। बहरहाल जिम्न ने एक बात जहन में आई तो बता दी, ये मेरा ख्याल है, यू मे डिफर फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू। फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करो, फिर उसके बाद कहते हैं इवैल्यूएट फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ की स्टेक होल्डर्स। यास्मीन्स व्यू दैट अंकल आजाद नीड्स टू सेट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ ग्रोथ इन रेवेन्यूज एंड प्रॉफिट्स। अब वो स्टेक होल्डर के पर्सपेक्टिव से देखे तो वो खुश है, वो करना ही नहीं चाहता, ही इज हैप्पी विद इट, सही है, ही इज वेरी हैप्पी विद इट। लेकिन बहरहाल अब किताब कहती है कि नहीं यार, होना चाहिए, आप स्ट्रैटेजी बनाएं, डायरेक्शन बनाएं, आपका ग्रोथ इन रेवेन्यू एंड प्रॉफिट्स का एक ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि जी मुझे 3 साल में यहाँ पहुंचना है, मुझे 5 साल में यहाँ पहुंचना है, मुझे 10 साल में यहाँ पहुंचना है, ये आपका कोर ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। चीज़ें अप्रिशिएट होती हैं, बिजनेस को एक डायरेक्शन मिलती है, एक रास्ता मिलता है कि जी किधर चलना है, कहाँ पहुंचना है, क्या तरक्की हासिल करनी है। तो ये ज़रूरी है। यास्मीन का पॉइंट ऑफ व्यू किताब के एतबार से ठीक है, लेकिन वैसे उमर जो है वो खुश है, उसके वालिद जो है वो खुश है, उनको इतनी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है जी, और रिक्वायरमेंट्स में क्या कहते हैं हमसे, फिर कहते हैं यास्मीन का सजेशन दैट द बिजनेस नीड्स टू हैव अ मोर फोकस्ड अप्रोच टू इट्स मार्केटिंग। इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? एंड सजेस्ट व्हाट डायमेंशंस शुड बी यूज्ड फॉर सेगमेंटिंग द मार्केट फॉर फूड एंड बेवरेजेस। थोड़ी सी मार्केट सेगमेंटेशन की बात यहाँ पे
हमारे पास बताइए एंड रेकमेंड विद जस्टिफिकेशन द मोस्ट अप्रोप्रिएट सेगमेंट्स फॉर अंकल आजाद टू टारगेट। हम मार्केट सेगमेंटेशन के अंदर क्या करते हैं, एक मार्केट के अलग अलग सेगमेंट्स को स्टडी करते हैं और देखते हैं गैप कहाँ पे है, कहाँ हम चीज को सही जो है वो टारगेट कर सकते हैं, या वो कौन सा सेगमेंट है जिसमें हमें ज्यादा फोकस करना चाहिए, जहां से हमारा मैक्सिमम रेवेन्यू आ रहा है या प्रॉफिटेबिलिटी आ रही है, या तो आ रही है या आने वाली आ सकती है, दोनों चीजें हम यहाँ पे टेकअप कर सकते हैं। और फिर कहते हैं इवैल्यूएट यास्मीन्स प्रपोजल दैट अंकल आजाद शुड अप्लाई फॉर वेंचर कैपिटल टू एक्सपैंड। खैर वो अब अंकल आजाद तो नहीं करना चाहते और यास्मीन करना चाहती है, ठीक है। इनका एग्जैक्टली नाम यहाँ पर क्या लिखा हुआ था, उमर, उमर एंड हिज वाइफ दौलत, है ना। चलो ये तुम्हारे पास आ गया पीएनएल। अब ये फूड के नंबर्स हैं, ये टेक अवे फूड है। सर टेक अवे कब स्टार्ट हुआ, कोविड में स्टार्ट हुआ, इसलिए इसका आपके पास क्या नहीं है, कंपेरेटिव नहीं। ये 2020 में स्टार्ट हुआ। बेवरेजेस का रेवेन्यू यानी कि कोल्ड ड्रिंक्स का रेवेन्यू आपके पास मौजूद है, टोटल रेवेन्यू आ गया। कॉस्ट ऑफ सेल्स के अंदर आपके पास फूड आ गया, बेवरेजेस आ गया, ये दो चीजें आ गई। ग्रोस प्रॉफिट के अंदर आपके पास ग्रॉस प्रॉफिट आ गया, मैनेजर्स की सैलरी, इसमें इंक्रीज देखो कितना है और इन्फ्लेशन का रेट कितना है, इसको कंपेयर करना। स्टाफ कॉस्ट थोड़ा सा कम हुआ है क्योंकि आपने क्या किया होगा, कुछ स्टाफ को निकाला होगा जब रेस्टोरेंट्स वगैरह बंद हुए होंगे। मेंटेनेंस ऑलमोस्ट वही है, डेप्रिसिएशन मिलता जुलता वही है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स के अंदर देखो तो खासा डिक्लाइन आ चुका है, बहुत बड़ा डिक्लाइन है प्रॉफिटेबिलिटी के अंदर, क्योंकि जो आपका रेवेन्यू है वही डिक्लाइन हो गया है सबसे ज्यादा, कोविड की वजह से वही सबसे ज्यादा डिक्लाइन हो गया। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स रिलेटिवली वो भी डिक्लाइन पे है। शेयर ऑफ प्रॉफिट इन्होंने निकाल लिया है, 1 मिलियन इन्होंने प्रॉफिट रिटेन कर लिया, ठीक है। तो इस पर भी हम कमेंट करेंगे कि हमारी रिटेंशन की पॉलिसी ये कैसी है, करना चाहिए या नहीं। एग्जैक्टली हमारी जो रिक्वायरमेंट है यहाँ पर वो क्या है, सर असेस करना है, रेकमेंड कुछ नहीं करना, ठीक है। रेकमेंड कुछ भी नहीं करना, असेस करना है हमने। नो रिकमेंडेशंस, ठीक है, हमें असेस करना है या एनालाइज करना है, आपके अपनी एनालिसिस के बारे में लिखना है, ठीक है। अब तो खैर ये दूसरा सवाल है, इतना टाइम आपको इंशाल्लाह नहीं लगेगा। स्टार्ट करें, एम गिविंग यू 5 to 7 मिनट्स में, फिर इसका सोल्यूशन आपके साथ जो है वो शुरू कर देता हूँ, ठीक है। अब आए इसको सॉल्व करते हैं। सर इस रिक्वायरमेंट के अंदर हमारे पास दो चीजें थी, एक फाइनेंशियल और दूसरा नॉन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। पहले हम यहाँ फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को एनालाइज कर लेते हैं। एनालाइजिंग फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। सर अगर हम फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की बात करें तो हमें यहाँ पे नंबर्स प्लॉट करने चाहिए, बिल्कुल। आए हम यहाँ नंबर्स प्लॉट कर लेते हैं। सर अगर देखा जाए तो बाज़ाहिर मुझे कंपनी की दो बड़ी कैटेगरीज यहाँ पे जो है वो नजर आ रही है, ठीक है। एक मेरे पास है रेवेन्यू फ्रॉम रेस्टोरेंट्स और दूसरा मेरे पास है बेवरेजेस, या फूड रेवेन्यू कह लें, बेवरेज रेवेन्यू कह लें। फूड रेवेन्यू और यहाँ मेरे पास है बेवरेज रेवेन्यू। फूड रेवेन्यू दिया हुआ है सर, मेरे पास है 2021 और 2022। लेकर आओ उसको यहीं पर रहने दें। सर अगर मैं फूड की बात करूं तो मेरे पास फूड में ईटन है, दूसरा है टेक अवे, ये दोनों रेवेन्यूज हैं। 2021 में देखें तो 7649762, और दूसरा है 1529952। इन दोनों का आप ऐड कर दो, ये हो गया आपका टोटल फूड रेवेन्यू। इधर ले आए इसकी कॉस्ट ऑफ सेल्स। सर इसकी कॉस्ट ऑफ सेल्स हमारे पास 3212900, ये इनकी कॉस्ट ऑफ सेल्स हो गई। और यहाँ पे आप इसका ग्रॉस प्रॉफिट निकाल सकते हैं। यह आ गया 5966814। सर यहाँ हम जीपी की परसेंटेज भी निकाल सकते हैं, जीपी परसेंटेज, दिस डिवाइडेड बाय द टोटल। 65% का एग्जैक्टली हमारे पास जो है वो जीपी आ रहा है। यही चीज हम यहाँ भी फॉलो कर लेते हैं 2022 के अंदर। सर 2022 इज 12749,604, ये कोई भी रेवेन्यू नहीं है और इसकी कॉस्ट ऑफ सेल्स है 4589।
857, ठीक है। 64% हमारा यहाँ पे GPR है। क्या मैं यहाँ पे चेंज निकाल सकता हूँ? बिल्कुल सर, आप चेंज निकाल सकते हैं। कितना परसेंटेज से कहाँ चेंज आया है कैलकुलेट किया जा सकता है। तकरीबन 40% का मेरा स्लैश फूड के अंदर डिक्लाइन है। हाँ, टोटल रेवेन्यू 28% है, 12% मैंने टेक अवे से बचा लिया है, ठीक है, टेक अवे की वजह से बचा लिया। कॉस्ट ऑफ सेल्स में 30% का डिक्लाइन मुझे नजर आ रहा है, और ओवरऑल जीपी के अंदर ग्रॉस प्रॉफिट परसेंटेज नहीं, ग्रॉस प्रॉफिट नंबर्स के परस्पेक्टिव से 27% का यहाँ पे डिक्लाइन है, ठीक है। चलो ये इतना रेलिवेंट नंबर नहीं है, ये ज्यादा रेलिवेंट है। 1%, अरे ये 2022 और ये 2019, 2019 और 2021, ठीक है। 40% का डिक्लाइन या 28% का डिक्लाइन टोटल रेवेन्यू में, कॉस्ट ऑफ सेल्स में 30% का डिक्लाइन, 1% का ओवरऑल मेरा जीपी बहुत ज्यादा इम्पैक्ट नहीं हुआ। मैंने अपनी कॉस्ट को यहाँ पे कंट्रोल करने की कोशिश की। थोड़ा बेवरेजेस को देख लेते। सर बेवरेज की अगर बात करें तो बेवरेजेस के अंदर मेरा रेवेन्यू है 4380836, and the other one is 7301393 ये रेवेन्यू हो गया यहाँ पे, और इसकी कॉस्ट ऑफ सेल्स आ जाएंगी। सर कॉस्ट ऑफ सेल्स भी हमें अलग दिया हुआ है। मैंने इसको अलग एनालाइज क्यों किया, क्योंकि उसने मुझे अलग डेटा दिया है। तो जितने पॉसिबल रेशियोज हैं उसी रूट पर मैं चल रहा हूँ और उसको कैलकुलेट कर 832359, और यहाँ पर हो गया 1314251। ये हमारी कॉस्ट ऑफ सेल्स आ गई। अब आप यहाँ पे ले लें इसी तरीके से जीपी, ग्रोस प्रॉफिट, और यहाँ पे निकाल लें जीपी परसेंटेज। बहुत ही हाई मार्जिन प्रोडक्ट है, 80% ग्रॉस मार्जिन है आपका इसमें, 80% ग्रॉस मार्जिन, वेरी हाई मार्जिन प्रोडक्ट, बहुत ज्यादा मार्जिन है इसमें आपका। और ज्यादा कोई फर्क नहीं आया, 82% से 81% हुआ है, लेकिन ओवरऑल उसके अंदर गिर गया है। सर रेवेन्यू कॉम्पोजिशन देखें जरा, बिल्कुल देख सकते हैं, फूड बेवरेज। सर अगर टोटलिटी पे कंपेयर करें तो ये मेरा फूड रेवेन्यू है, डिवाइड बाय M9 प्लस दिस। सर अगर फूड रेवेन्यू देखें तो तकरीबन 68% मेरा फूड रेवेन्यू यहाँ पे बनता है। सर अगर यहाँ देखें इन टर्म्स ऑफ बेवरेज का रेवेन्यू, ये बन जाएगा M16, 32% ये बन जाता है। दोनों का आप ऐड करें आपके पास 100% का नंबर आ जाएगा। एंड लाइकवाइज यहाँ पर 64 36 100। बेवरेज का रेवेन्यू नहीं करना चाहिए था भाई। अब हुआ ये, बेसिकली मसला यहाँ पे ये हुआ है कि बेवरेजेस लोग ऑनलाइन ऑर्डर में प्लेस नहीं कर रहे। टेक अवे में लोगों ने बेवरेजेस नहीं मंगवाई हैं। हमारी भी आदत होती है, नॉर्मली कोल्ड ड्रिंक नहीं मंगवाते कि यार ठीक है, बाज़ घरों में पी नहीं जाती, बाज़ जगह पे कहा जाता है कि यार स्टोर से महीने की, हफ्ते में जो एक दफ़ा 2 हफ्ते में 15 दिन में शॉपिंग के लिए जाते हैं तो 6-7 का वो पैकेट लेकर लोग आ जाते हैं। बाज़ लोग पीते नहीं है, बाज़ लोग कहते हैं यार महंगी होती है ऑनलाइन में, हम जो है वो दुकान से, साथ वाली दुकान से जो है परचेज कर लेंगे। और साथ वाली दुकान पर कौन बैठ जी, पप्पू बैठा है, शायद भाई बैठा हुआ है, फ़ोन किया, मंगवाया, वो कोल्ड ड्रिंक जो है वो दे के चलेगा। ये लोगों का बिहेवियर होता है, अंदाज होता है, तरीका कार। बेवरेजेस सुपर सुपर मार्जिन प्रोडक्ट है, बहुत ही अच्छा मार्जिन है, लेकिन बहरहाल गिर गया। सो भाई अब इसके पॉइंटर्स बन सकते हैं कि डिक्लाइन इन सेल्स ऑफ फूड इज primarily on account of COVID and lockdowns। तो ये तो बात बिल्कुल 100% सही है। इस पॉइंट को हम यहाँ एलैबोरेट करेंगे। थोड़ा सा इस टेक अवे फूड ने इस डिक्रीज को बचा लिया, ठीक है ना। टेक अवे हैज पार्शियली ऑफसेट the decrease of 40%, bringing up to 28%।
40% का नेगेटिव डिक्लाइन था। नेगेटिव में -40 छोटा नंबर है, -28 बड़ा नंबर है, सही है। तो ब्रिंगिंग अप लिखा है, ब्रिंगिंग अप टू 28%, इसको -28% पे लेकर आया। -40% पे आपका डिक्लाइन यहाँ पे जो है वो स्टैंड कर रहा था, टेक अवे की वजह से ये हुआ। लेकिन भाई एक बात थोड़ा सा यहाँ पे आपको कंपेयर करना चाहिए विद दी अदर रेस्टोरेंट्स इन द इंडस्ट्री, क्योंकि अगर 2021 में इंप्रूवमेंट क्यों नहीं आई है, वजह क्या है इंप्रूवमेंट ना आने की। कंपेरिजन शुड बी मेड with other competitors to see why sales have not been the same in 2021। ऐसा तो नहीं कि बाकी लोगों का 2021 में धंधा बहुत अच्छा चल रहा है, आपका जो है वो नहीं चल रहा। तो बाकी रेस्टोरेंट से कंपेयर करके देखना होगा। इन्होंने हमें कंपैरिजन का कोई डेटा यहाँ पे दिया हुआ नहीं है, कंपैरिजन करके देखना होगा। और बेवरेजेस की सेल्स के ऊपर फोकस करना चाहिए। GP मार्जिन हैज रिमेन्ड फ्लैट for both. However, beverages is very high margin product and decrease in volume has impacted the profitability. Percentage terms में नहीं, absolute terms में has impacted the profitability in absolute terms very much। बहुत ज्यादा absolute terms में इसने जो है वो impact किया है, अमाउंट बहुत ज्यादा नीचे लेके आया। सर हम तो इवेल्युएट नहीं कर रहे हैं। भाई तो इवेल्युएट ही कर रहे हैं। मैंने यहाँ पे कहाँ लिखा है कि हमें जो है वो ये करना चाहिए, रेकमेंड थोड़ी किया है मैंने। सर जो हम रीजन नहीं बता सकते कि किस वजह से डिक्लाइन हुई सेल्स, हाँ बिल्कुल। मैंने सिर्फ ये लिखा कि भाई आप कंसिडर करो दूसरी कंपनी से उसको कंपेयर करने का, मैंने एनालिसिस है कि आप कंपेयर करो, आप क्यों 2021 में ऊपर नहीं आए, आपकी सेल्स 2021 में कम क्यों आई है। अगर बाकियों की भी कम है तो ठीक है, 22 में रिवाइव कर जाएगी, 23 में रिवाइव कर जाएगी। लेकिन अगर बाकी लोगों की बढ़ गई और आपकी इंक्रीज नहीं हुई तो आप रीजन ढूंढो इसका। इट्स नॉट अ रिकमेंडेशन कि बिजनेस ऐसे चलाओ वैसे चलाओ, ये रिकमेंडेशन नहीं है। इट्स जस्ट द रिकमेंडेशन टू मेक द एनालिसिस बेटर, मेक द एनालिसिस बेस्ट कि यार क्या हो सकता है यहाँ पे और, ठीक है। बेवरेजेस भाई इस पे फोकस करना चाहिए, बहुत ही हाई मार्जिन प्रोडक्ट है और हमें जो है वो इसके वॉल्यूम ने काफी प्रॉफिटेबिलिटी पे इम्पैक्ट किया इन टर्म्स ऑफ एब्सोल्यूट टर्म्स, ठीक है, एब्सोल्यूट टर्म्स में कह रहा हूँ। प्लस इसकी जो कॉम्पोजिशन है बेवरेजेस की वो भी कम हुई है। इसका रीजन प्राइमरली ये है, रीजन प्राइमरली for decrease in beverages sales could be not being ordered in takeaway। टेक अवे में आप इसको ऑर्डर नहीं कर पाए। प्लस एक और बात, टेक अवे में आपका लिमिटेड मेन्यू है इसलिए भी डिक्लाइन आया है। लिमिटेड मेन्यू इन टेक अवे, ये भी एक वजह है जिसकी बिना पर आपके सेल्स में डिक्लाइन है। अगर आप टेक अवे में सारा मेन्यू इंट्रोड्यूस कर देते तो फिर इतना मसला नहीं होता। कैन लिंक जीपी ऑफ बेवरेजेस विद डिक्रीज इन सेल्स ऑफ बेवरेजेस, राइट। जीपी को कैसे लिंक करोगे, जीपी तो देखो सेम है, 81%, 82%। जीपी पे कोई इतना खास फर्क थोड़ी पड़ा है। एक यूनिट बेचने पे 100 रुपए का अगर एक यूनिट बेचते तो 80 रुपए ही कमा रहे हो, 81-82 रुपए ही कमा रहे हो। टोटलिटी में वो बहुत कम हो गया है, 7.3 मिलियन से 4.3 मिलियन पर आ गया है। बेवरेज रेवेन्यू टोटलिटी में गिर गया। अरे मुजम्मिल मुनाफ इसका रेशियो निकालो ना, इसका रेशियो नहीं निकाला, तुम लोग याद भी नहीं दिला रहे हो। ये देखो 40% से आपका बेवरेजेस का रेवेन्यू गिर चुका है, 37% से कॉस्ट भी गिरी है। तो कोई खास इन्फ्लेशन भी नहीं थी इसके अंदर, कोई खास इन्फ्लेशन भी नहीं थी। बहरहाल ये वाली चीज यहाँ पे थोड़ी सी जो है वो देखने वाली है कि आपका बेवरेजेस का रेवेन्यू नीचे जाने की वजह से अमाउंट टर्म्स में आपका बहुत नुकसान हुआ है। लास्ट टाइम देखो 3 मिलियन प्रॉफिट इसने कंट्रीब्यूट किया था मजीद
इस दफा 3.5 मिलियन किया, तब 6 मिलियन का था, तो आपका 2.5 मिलियन का यहाँ लॉस हुआ ना। 2.5 मिलियन का जो लॉस यहाँ पर है, आप अपने आंसर में नंबर बता सकते हैं। 2.5 मिलियन का यहाँ पे जो आपके पास आंसर है, सॉरी नंबर डिक्रीज है, वो बेवरेजेस की वजह से आया है। ये देखो लिखा तो है मैंने, जीपी परसेंटेज इज रिमेन फ्लैट फॉर बोथ, तो beverages is very high margin product and decreases volume has impacted the profitability in absolute terms very much. अभी very much की जगह चाहो तो 2.5 मिलियन लिख सकते हो, लिख देते हैं सर, रुपीज 2.5 मिलियन। 2.5 मिलियन का यहाँ पे तकरीबन आपके पास नंबर है, जो इधर यहाँ पे जो है वो डिक्रीज कर रहा है। ये होता तो 2.5 मिलियन प्रॉफिटेबिलिटी में ऐड हो जाते हैं ना, बिल्कुल हो जाते हैं सर। 9.5 मिलियन का आपका जीपी यहाँ पे 2.5 मिलियन अगर ये ऐड हो जाता तो 12 मिलियन तक पहुंच जाता। ये जो 12 से 14 मिलियन का डिफरेंस होता है, ये इतना ज्यादा नहीं होता। अभी 14 से 9.5 मिलियन का डिफरेंस बहरहाल बहुत बड़ा है। एब्सोल्यूट टर्म्स में बहुत इसमें फर्क है, क्योंकि बड़ा हाई मार्जिन प्रोडक्ट, बहुत हाई मार्जिन प्रोडक्ट, इसके वॉल्यूम के गिरने से काफी इंपैक्ट आपको यहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी पे नजर आया। परसेंटेज टर्म्स में जीपी सेम है, परसेंटेज टर्म्स में मसला नहीं है, लेकिन एब्सोल्यूट टर्म्स में बड़ा यहाँ पे जो है वो आपको इसका इम्पैक्ट हुआ है। ठीक है, और क्या चीजें हैं सर? और हमारे पे मैनेजर सैलरी है, मैनेजर सैलरी, फिर हमारे पास है स्टाफ कॉस्ट, मेंटेनेंस और डिप्रिसिएशन। ठीक है, इन नंबर्स को भी जरा सा देख लेते हैं। सर मैनेजर सैलरी हमारे पास कितनी है? 738,607, यहाँ पे 671,461। सर स्टाफ कॉस्ट है 32,89,398, और यहाँ पर है 4,609,012। इधर है 1.5 लाख, इधर है 1 लाख, यहाँ पर है 2027,187, यहाँ पर है 1912,441, 1912,441। हाँ बिल्कुल, टूरिज्म का पॉइंट भी आप लिख सकते हैं। देखो लॉकडाउन का वही मतलब है ना, लॉकडाउन है तभी तो टूरिस्ट नहीं आ रहा, लॉकडाउन है तभी तो मैं भी घर से नहीं निकल रहा। लॉकडाउन नहीं होता तो टूरिस्ट भी आता, मैं भी घर से निकलता। एक ही पॉइंट रिपीट नहीं करो बार बार। लॉकडाउन की बात हमने लिख दी, दैट्स इट। ठीक है, अब टूरिज्म में अलग लॉकडाउन, मेरे लिए अलग लॉकडाउन थोड़ी है। लॉकडाउन है तो ही टूरिस्ट भी नहीं आ पा रहा ना, एक ही बात है। अच्छा अब देखो यहाँ से कुछ इंसाइट निकल के आ रही है। ये जो मैनेजर सैलरी है ये 10% है इंक्रीज, लेकिन यहाँ पे उन्होंने हमें एक इन्फ्लेशन का रेट बताया था, वो ये देखो, इन्फ्लेशन बिटवीन 2019 inflation between 2019 and 2021 was around 20%। अब इन्फ्लेशन जितना भी इंक्रीमेंट अगर एम्प्लॉय को नहीं देंगे तो एम्प्लॉय छोड़ के जा सकता है। मैनेजर्स इंक्रीमेंट is not even up to the inflation। अब उसका खाना पीना घर के एक्सपेंसेस ये तो लगे हुए हैं ना, तो ठीक है कोई जस्टिफाई कर सकता है कि जी घर से नहीं निकलना था, पेट्रोल की कॉस्ट नहीं लगी, ये नहीं लगा, वो नहीं लगा, वो सारी चीजें हैं। लेकिन एट द सेम टाइम दूसरा मसला यहाँ पे ये है कि आप उसे इन्फ्लेशन तक का भी इंक्रीमेंट नहीं दे रहे, वो छोड़ के जा सकता है कंपनी। ये एनालिसिस है, हम ये नहीं कह रहे कि छोड़ के जाएगा, या छोड़ के जाए तो हमें क्या करना चाहिए, रेकमेंड कुछ भी नहीं कर रहे, बट ही माइट लीव द बिजनेस। वो टर्नओवर फिर दोबारा ट्रेनिंग की कॉस्ट और ये सब चीजें जो है वो बहुत ज्यादा महंगी पड़ जाती है। नया बंदा लाना, काम समझाना, सिखाना, ट्रेनिंग देना, फिर वो छोड़ के चला जाए तो वो एक मसले वाली बात हो जाती है। स्टाफ कॉस्ट के अंदर जो डिक्लाइन है वो बजाय नजर आ रहा है कि हो सकता है ले ऑफ्स हुए हों ड्यूरिंग कोविड। ये बात तो समझ में आ रही है, स्टाफ में वेटर वगैरह की जरूरत नहीं होगी, रेस्टोरेंट बंद पड़ा हुआ है। मेंटेनेंस 50% बढ़ गई है, लेकिन वेरी स्मॉल नंबर, मेंटेनेंस इज वेरी स्मॉल नंबर। लाख रुपए मिलियंस की सेल में कोई कॉन्टेक्स्ट नहीं है। एंड डेप्रिसिएशन इज ऑलमोस्ट सेम, डेप्रिसिएशन तकरीबन आपका उतना ही है जहां पे वो खड़ा हुआ है। सम मैनेजर्स माइट हैव बीन
फायर्ड ड्यू टू लॉकडाउन, बात आपकी सही होती है अगर ये सिंगुलर ना लिखा हुआ होता, एक मैनेजर की सैलरी की बात हो रही है। अगर प्लूरल होते मैनेजर्स में तो हम कह सकते हैं कि यहाँ लॉकडाउन रीजन होगा, लेकिन इधर बात इन्होंने एक मैनेजर की है। और नहीं, ये प्लूरल है, मैनेजर सैलरी। हाँ, 2 रेस्टोरेंट्स वो एक्स्ट्रा चलाते हैं ना, 2 मैनेजर्स होंगे। जो उन्होंने मेंशन किया हुआ था कि जी हम अपनी सैलरी निकालते नहीं है, जो दूसरी हमारे रेस्टोरेंट्स हैं, दूसरी ब्रांचेस है, वो मैनेजर्स चलाते हैं। तो ठीक है, वो मैनेजर्स यहाँ पर जो है वो मुराद होंगे। तो 2 रेस्टोरेंट के 2 मैनेजर्स आप यहाँ पे काउंट कर सकते हैं। तो बहरहाल इतना इंक्रीमेंट उनको दे देना चाहिए था। जो रेस्टोरेंट चल रहे हैं वहाँ पे तो मैनेजर उन्होंने नहीं निकाले होंगे। हाँ, 2 रेस्टोरेंट है ना, एक 1987 के बाद 5 साल बाद ओपन किया और एक सन 2000 में ओपन किया। ये इन्होंने यहाँ पे मैं बताया था, 5 साल के बाद। ये ओपन इन द ईयर 2000 और यहाँ पे है 5 साल के बाद इन्होंने दूसरा रेस्टोरेंट खोला, 5 years लेटर। ठीक है, तो 2 मैनेजर्स होंगे प्राइमरीली। अगर ले ऑफ होते तो ये वाली बात भी सही थी कि ले ऑफ हुए हैं, या ले ऑफ होकर किसी को नया हायर किया तो भी ये पॉइंट सही होता, मसले वाली बात नहीं है। डेप्रिसिएशन आपका ऑलमोस्ट सेम है। टैक्स का रेट अगर मैं देखूं यहाँ पे तो सर टैक्स का रेट कितना है, इफेक्टिव टैक्स रेट। सर यहाँ अगर देखें तो मेरे पास टैक्स है 959929 डिवाइडेड बाय 3310099, एग्जैक्टली 29%। यहाँ अगर देखें सर 1987653 डिवाइडेड बाय 6853975, ये भी 29% सेम है, कोई टैक्स रेट के अंदर चेंज नहीं है। ये भी आपके पास जो है वो सेम है। ठीक है, तो ये दोनों चीजों को हमने यहाँ पे फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव से पूरे पीएनएल को यहाँ पे एनालाइज कर लिया। कॉम्पोजिशन भी रेवेन्यू के अंदर बेवरेजेस की कम हो रही है, बेवरेजेस की कॉम्पोजिशन ज्यादा होनी चाहिए। बेवरेज को एनालाइज किया जाता है कि जी हाई मार्जिन प्रोडक्ट है तो ये बिजनेस को बूस्ट दे सकता है। कंपनी अब जो भी करे बेवरेज का रेवेन्यू बढ़ाने के लिए, वी आर नॉट रिकमेंडिंग एनीथिंग, लेकिन हम ये इन्फॉर्म जरूर कर सकते हैं कि भैया आपके बिजनेस को बूस्ट देगा और आपके रेवेन्यू को, आपकी प्रॉफिटेबिलिटी को इंप्रूव करेगा काफी हद तक अगर आप बेवरेजेस पर फोकस करते हैं तो। ठीक है, अच्छा, साथ साथ इसने कहते जी नॉन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस भी एनालाइज करो। यहाँ पर नॉन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस भी एनालाइज करो। तो नॉन फाइनेंशियल के लिए देखो इन्होंने यहाँ पे हमें ये जो है वो फीडबैक्स दिए हुए। Traveler's Choice is an international website. People who register on the website can read reviews and leave their own reviews about hotels and restaurants around the world. A search on the site for Uncle Azad Karachi comes up with the following. 3 reviews इनको कस्टमर रिव्यूज यहाँ पे मिलते हैं। एवरेज रेटिंग इनकी है 3.5 आउट ऑफ 5, नॉट बैड, बहुत ज्यादा बुरी नहीं। A delightful experience from Manchester, 4 out of 5. Fantastic. Had delicious, genuine Pakistani food. My only problem was choosing what to have. They have such a large menu, very friendly staff and great atmosphere. Loved the live music. It would be nice if there was more choice for vegans, as my friend did not have as many options. ज़ाहिर है बंस रोड पे आए हो तो मीट और बीफ ही मिलेगा। Good food but poor ambience. I was visiting a potential customer in Karachi and was told that this was a great restaurant. The food was good, but it was difficult to speak to my potential customer. अबे भाई ये जगह थी नहीं क्लाइंट वाली, क्लाइंट को आप बारबेक्यू टुनाइट ले जाते बिलावल चुरंगी पे। As the live music was too loud. The service was also a bit slow. It was not very smart, so did not give a good impression to my guest. We left after the food and had coffee in a very smart cafe down the road. Thanks for a wonderful birthday. We took our children out to celebrate। ये बर्थडे भी मनाते हैं रेस्टोरेंट में, इसकी वजह से भी शोर होता होगा। ये लाइव म्यूजिक जो ये कह रहा है बेचारा की बहुत तेज आवाज थी, वो ये बर्थडे पार्टी हो सकता है उस वक्त हो रही हो यहाँ पे। We took our children out to celebrate my 50th birthday. We had a lovely time. The food was fantastic and Mr. Chaudhary, the owner, came out to personally greet me. ये कहा ना भाई बंदी पे रेस्टोरेंट चल रहा है तो ये पर्सनल रिलेशनशिप बनाते हैं कस्टमर से। The music was lively, so we all danced after our dinner. The prices were high, but worth it for a special occasion. ये आई कैप ने ना बंस रोड और लास वेगस को मिला के ये फीडबैक बनाने की कोशिश की है। ठीक है, चलें जी, तो इनका फीडबैक अच्छा है, इन्होंने 4 की रेटिंग दी है। इनका बुरा है, इन्होंने 2 की रेटिंग दी है। इनका अच्छा है, इन्होंने 4 की रेटिंग दी है। यानी ये फैमिली, दोस्त यार, टूरिस्ट, बर्थडे पार्टी ऐसी के लिए ये रेस्टोरेंट अच्छा है, बाकियों के लिए रेस्टोरेंट इतना अच्छा नहीं है। तो अगर मैं थोड़ा सा नॉन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को यहाँ पे देखूं, नॉन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, इसको अगर हम यहाँ पे देखें तो सर
नॉट अ वेरी बैड रेटिंग, 3.5 रेटिंग, नॉट बैड, ठीक है। और द प्लेस इज प्राइमरली फॉर families, tourist, ठीक है, एंड पार्टीज एक्सेट्रा, नॉट सूटेबल फॉर क्लाइंट मीटिंग्स, ठीक है। अगर इनका फोकस नहीं है यहाँ पर तो कोई से मसले वाली बात भी नहीं है, ना है क्लाइंट्स वाले लोग, कोई बात नहीं। या तो वो इस तरह की चीजों के लिए कोई अलग सेपरेशन दे दें, जगह दे दें कोई ऐसे, लेकिन बहरहाल ऐसा कोई मसला इसके अंदर इससे नहीं है। कस्टमर सेटिस्फेक्शन भी ओके है, लॉयल कस्टमर्स भी हैं, लॉयल्टी क्रिएट करने वाले काम भी किए जा रहे हैं, ठीक है। कस्टमर सेटिस्फेक्शन भी यहाँ पे मौजूद है और कस्टमर लॉयल्टी भी मौजूद है। सर लॉयल्टी आपने कैसे बताया? देखो, was told that this was a great restaurant, इनके दोस्त ने बताया इनके यहाँ पे, ठीक है ना। ये दोस्त ने या कस्टमर ने बताया कि रेस्टोरेंट अच्छा है, किसी ने यहाँ पे बताया, यानी कस्टमर्स लॉयल हैं, अच्छा फीडबैक दे रहे हैं इसको लेकर, ठीक है ना, अच्छा फीडबैक दे रहे हैं। और इन्होंने कहा भाई ये टाइटल इनको अच्छा लगा, लाइव म्यूजिक अच्छा लगा, फैंटास्टिक फूड था, सब कुछ था, सारी चीजें थी। थोड़ा सा मेन्यू और वर्सेटाइल हो सकता है इन टर्म्स ऑफ टूरिस्ट, मोर वर्सेटाइल फॉर वीगन टूरिस्ट, उनके लिए थोड़ा दाल सब्जी वगैरह इसमें ऐड की जा सकती है जो वेजिटेबल्स वगैरह खाते हैं। कॉफी इज मिसिंग, भाई कॉफी कैफे ये है ही नहीं, ये तो खाने पीने का एक ट्रेडिशनल रेस्टोरेंट है जो पाकिस्तानी फूड सर्व करता है। कॉफी इटसेल्फ पाकिस्तानी नहीं है, पहली बात तो ये। और दूसरी बात ये कि इस तरह की कैफेज में कॉफी थोड़ी सर्व की जाती है। आप बारबेक्यू टुनाइट वगैरह में देखें, आपको उस तरह की कॉफी नहीं मिलेगी जो ग्लोरिया में मिलेगी, या जो आपको फॉर दैट मैटर एक आध दो और कोई कैफे से मैं नाम भूल गया एकदम से, वहां पे मिलेगी। ऐसी कॉफी नहीं मिलती कभी भी इस तरह के रेस्टोरेंट्स के अंदर। अगर ये फोकस करेंगे तो फिर ये कैसे बेच पाएंगे? इनकी प्रोडक्ट लाइन ही और है, कॉफी में भी चलेगा, यहाँ भी चलेगा, वहां भी चलेगा, तो फिर फोकस लूज हो जाएगा, बेचेंगे क्या सही तरीके से, ठीक है। तो फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस दोनों हमने यहाँ पे एनालाइज कर लिया। अब हम थोड़ा सा पार्ट नंबर सी को देखते हैं। पार्ट सी, डिस्कस यास्मीन सजेशन दैट द बिजनेस नीड्स टू हैव अ मोर फोकस्ड अप्रोच टू इट्स मार्केटिंग। हाँ जी, 6 मार्क्स। क्या कहते हैं इसके बारे में? इवैल्यूएट फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ की स्टेक होल्डर्स, यास्मीन्स व्यू दैट अंकल आजाद नीड्स टू सेट एन ऑब्जेक्टिव। एक्चुअली नाम तो बंदे का उमर है, अंकल आजाद तो उसकी बिजनेस का नाम है। इनको फोकस करना चाहिए मार्केटिंग के ऊपर, पहली बात। दूसरी बात, व्हाट डायमेंशंस शुड बी यूज्ड फॉर सेगमेंटिंग द मार्केट फॉर फूड एंड बेवरेजेस। किस तरह से इसको सेगमेंट किया जा सकता है? हाँ जी, एनीवन? हाँ, यहाँ चाय मिलेगी, बिल्कुल सही बात है। बेवरेजेस मेन्यू कुड बी रिड्यूस्ड। रिड्यूस क्यों करना है? बेवरेजेस में तो सिर्फ कोल्ड ड्रिंक है। यहाँ कहाँ लिखा है कि बेवरेजेस के अंदर बहुत ज्यादा कोई डिटेल डाली हुई है इन्होंने? मार्केट सेगमेंटेशन की बात हो रही है, मार्केट सेगमेंटेशन। देखो, मार्केटिंग का सजेशन तो बिल्कुल इनका अपनी जगह पे जो है वो ठीक है। थोड़ी सी टारगेटेड मार्केटिंग होगी तो ये अपने ब्रांड को और ऊपर ला सकेंगे, अपने ब्रांड को बेहतर तरीके से जो है वो रिप्रेजेंट कर सकेंगे। और एक इनको पता चल जाएगा कि यार इनकी एग्जैक्ट टारगेट मार्केट क्या है, उसको फिर वो टारगेट करके उस जैसा खाना, उस जैसी सारा का सारा फोकस चीजें सब कुछ उस तरीके से जो है वो कर सकते हैं। ये क्लाइंट को टारगेट ही ना करें, क्लाइंट वाली कंपनीज को टारगेट ही ना करें, इस तरह का एम्बियंस रखें कि क्लाइंट वाले लोग आए ही नहीं, बल्कि वो किया जा सकता है। तो अगर एक अच्छा यहाँ पे फोकस्ड अप्रोच होगी मार्केटिंग के पर्सपेक्टिव से, तो सबसे पहली बात तो ये भाई आपकी टारगेट मार्केट आइडेंटिफाई हो जाएगी। विल बी आइडेंटिफाइड एंड फोकस्ड। जब आपका किसी चीज पर फोकस आता है तो फिर फोकस की वजह से आपके एफर्ट्स कंसोलिडेट होते हैं और सेल्स बढ़ जाती है। अब आपके सारे एफर्ट्स उनके लिए होंगे, यहाँ पे जो है वो आपकी सेल्स विल बी इंक्रीज्ड। अब मुझे अगर क्लाइंट के लिए कोई बिजनेस को मार्केट करना है तो मैं इरफान जुनीजो को कभी भी नहीं लूंगा अपने प्रोडक्ट की फूड व्लॉग को बनाने के लिए। मुझे अगर ये जो है वो शपाटर बर्गर टाइप के बॉयज को टारगेट करना है या फैमिलीज को टारगेट करना है, तो फिर मैं बहरहाल इरफान जुनीजो को या इस तरह के लोगों को जो है वो करूंगा। लेकिन अगर मुझे बिजनेस परस्पेक्टिव से करना है तो मैं शायद मोर फॉर्मल इन्फ्लुएंसर
या ऐसा इन्फ्लुएंसर जो इस तरह का, मैं उसको ऑप्ट करने की कोशिश करूंगा। तो आपके यहाँ पे टारगेटेड एड्स एंड प्रमोशंस होंगे, एड्स एंड प्रमोशंस, इससे आपका रिजल्ट बेहतर होगा और ज्यादा लोग आ सकेंगे, देख सकेंगे। फिर ब्रांड की कंसिस्टेंट पोजीशनिंग होगी, कंसिस्टेंट आइडेंटिटी होगी कि भाई ये किसको सर्व करते हैं, और उसकी पोजीशनिंग होगी, आइडेंटिटी एंड पोजीशनिंग, ठीक है ना। एक कंसिस्टेंट ब्रांड आइडेंटिटी होगी, पोजीशनिंग होगी, उसी तरीके से काम किया जाएगा। अब कैफे लजीज कभी भी नहीं कहता कि मेरे पास आके क्लाइंट की मीटिंग्स करो, उसने जगह ही ऐसी रखी हुई है। एम्बियंस ही ऐसा रखा है, वहाँ पे क्लाइंट मीटिंग्स नहीं हो सकती, वहाँ पे फैमिलीज आ सकती हैं, और ये लड़के आ सकते हैं, खवातीन आ सकती हैं, इस तरह से फैमिली वाले अलग वाले, वो किया हुआ है। क्लाइंट की मीटिंग्स के लिए वो जगह ही नहीं है। बारबेक्यू टुनाइट है, बिल्कुल है, जेंडर्स है, वहाँ पे ऑफिस मीटिंग्स हो सकती हैं, बात हो सकती है, चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन बाकी नहीं। कोलाची है ऐसी जगह जहाँ पे ऑफिस के गैदरिंग्स वगैरह हो सकती हैं, फैमिलीज भी आती हैं, दोनों तरीके को टारगेट कर रहा है। तो उसने रखा ऐसा है कि उस तरह की मार्केट आ रही है। तो आपकी ब्रांड की कंसिस्टेंट आइडेंटिटी होती है, पोजिशनिंग होती है, आपका एक प्रॉपर इमेज बनता है, ब्रांड इमेज क्रिएट होता है, ब्रांड इमेज यहाँ पे जो है वो क्रिएट होता है, ठीक है। फिर आपकी मार्केटिंग की कॉस्ट रिड्यूस होती है ड्यू टू कंसिस्टेंसी, रिड्यूस थ्रू फोकस एंड कंसिस्टेंसी। तो वो बहरहाल बात बिल्कुल सही है इनकी, एक कंसिस्टेंसी आएगी, फोकस आएगा, तो मार्केटिंग की कॉस्ट भी रिड्यूस होगी। और फिर दूसरी बात ये कि 24/7 मार्केट किया जा सकता है, ठीक है। इंडिपेंडेंस ऑफ लोकेशन आ जाती है, कहीं पे भी आदमी बैठा है वो आपके प्रोडक्ट को देख सकता है, आपके रेस्टोरेंट वगैरह को देख सकता है, किसी भी इलाके के अंदर मौजूद है, फिर लोग ट्रैवल करके आते हैं खाने के लिए। ये हो गया जी पार्ट 1। पार्ट 2 की अगर बात करें तो सेगमेंट कैसे किया जा सकता है, अपने कस्टमर्स को कैसे सेगमेंट किया जा सकता है। नहीं, वो सिर्फ ये कह रहे हैं कि भाई आप इवेल्युएट करो फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ यास्मीन कि ऐसा करने से कोई फायदा होगा या नहीं होगा। बिल्कुल सर फायदा होगा, ये जो यास्मीन का सजेशन है ये फायदे में है, यास्मीन सजेशन इज बेनिफिशियल, ये कहने का मकसद है यहाँ। और फिर कैसे बेनिफिशियल है वो हमने बताया है, यास्मीन सजेशन इज बेनिफिशियल इन द फॉलोइंग, ये हमने यहाँ पे बात करने की कोशिश की, ठीक है। ये सजेशन मीनिंगफुल है, समझ में आएगा, फायदा होगा बिजनेस को इससे, ये सारे फायदे होंगे। सही बात है, इस तरह से करना भी चाहिए। अच्छा, फिर कहते हैं सजेस्ट व्हाट डायमेंशंस शुड बी यूज्ड। अभी डायमेंशन बताओ, व्हाट डायमेंशंस शुड बी यूज्ड फॉर सेगमेंटिंग द मार्केट। क्या डायमेंशंस हो सकते हैं, डायमेंशंस का मतलब किन डायरेक्शंस में मार्केट को सेगमेंट किया जा सकता है, किन किन जिहादों में, किन किन कैटेगरीज में मार्केट को सेगमेंट किया जा सकता है। एक्सीलेंट, एरिया, लोकेशन। अब देखो यहाँ पे किसी ने लिखा कि बैंक के कार्ड पे डिस्काउंट दे दें, तो बैंक के कार्ड पे डिस्काउंट देना तो तुम मार्केटिंग बता रहे हो कैसे करनी है, वो ये नहीं पूछ रहे। वो सिर्फ ये पूछ रहे हैं कि एक फोकस्ड मार्केटिंग अगर हम करते हैं तो इससे हमें क्या इंपैक्ट हो सकता है, ये डिस्कस करो। यास्मीन के सजेशन को डिस्कस करो यहाँ पे कि बिजनेस को इसकी जरूरत है या नहीं, कैसे मार्केटिंग करें, ये बात नहीं हो रही है। ये देखो, ये अंडरस्टैंडिंग गैप होता है जब हम एग्जाम में फिर गलत लिख के आ जाते हैं। कैसे मार्केटिंग करनी है ये नहीं पूछा जा रहा, ये पूछा जा रहा है कि भाई बताओ बिजनेस को नीड है या नहीं। हाँ, बिजनेस को नीड है, बिजनेस को नीड इस तरीके से कि ये फायदे बिजनेस को हो जाएंगे, ठीक है। सर रेस्टोरेंट के अंदर ना तल्ख है लेकिन सच्ची बात है, रेस्टोरेंट के अंदर अगर मैं डायमेंशंस ऑफ सेगमेंटेशन की बात करूं ना, ऑफ सेगमेंटेशन, सर सबसे पहली सेगमेंटेशन यहाँ पे होती है इनकम क्लास के हिसाब से, क्लास ऑफ इनकम, इसको एक और बेहतर टर्मिनोलॉजी कहते हैं सोशियो इकोनॉमिक क्लास। आपकी क्लास कैसी है, आप कहाँ से आ रहे हैं, किस बैकग्राउंड से आ रहे हैं। दूसरी बात, लोकेशन क्या है, लोकेशन ऑफ विजिटर्स, सोशियो इकोनॉमिक क्लास ऑफ विजिटर्स, लोकेशन ऑफ विजिटर्स, एंड नंबर 3 अब आएगी वो वाली बात
जो हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे थे कि भाई रीजन क्या है डाइनिंग आउट का, क्लाइंट को मिलवाना है, फैमिली से पार्टी करनी है, कोई टूरिस्ट है, रीजंस फॉर विजिटिंग। ये 3 एंगल्स से इसको जो है वो बाइफिकेट किया जा सकता है, सेगमेंटेशन की जा सकती है। सेगमेंटेशन कैन बी डन with these 3 dimensions। इन 3 डायमेंशन से जो है वो सेगमेंटेशन की जा सकती है। और फिर आपने डायमेंशंस बता दिए कि भाई इस मार्केट के लिए सेगमेंट किए सकते हैं। अब रेकमेंड करो विद जस्टिफिकेशन द मोस्ट अप्रोप्रिएट सेगमेंट फॉर अंकल आजाद टू टारगेट। हाँ जी, अंकल आजाद को किसको टारगेट करना चाहिए? यूथ, फैमिली, ओल्ड पीपल, बिल्कुल कर सकते हो। एज, जेंडर के हिसाब से भी जेंडर तो नहीं आएगा रेस्टोरेंट में यार, मतलब मेल फीमेल दोनों लोग खा सकते हैं। और पाकिस्तानी फूड है, जवान बूढ़े दोनों खा सकते हैं। अब क्या बूढ़े के लिए तुम क्या बगैर नमक का खाना बनाओगे वहां पे? मैं क्यों करूँ? ओल्ड में क्यों क्लासिफाई करूँ? सोचो ना एक मिनट के लिए, ओल्ड यंग में क्यों क्लासिफाई करूँ? भाई चरगाए सब खाते हैं, चिकन की कोई डिश है रेस्टोरेंट के ऊपर सब खाते हैं, मैं क्यों क्लासिफाई करूँ उसको ओल्ड और यंग के बीच में? मैं दवाई थोड़ी बेच रहा हूँ। हाँ, बच्चों के लिए नहीं होगा तो बच्चों के लिए कुछ और होगा, बनेगा तो मील साथ में ही ना। या बच्चों के लिए नूडल्स अवेलेबल करें रेस्टोरेंट में, क्या करें? पाकिस्तानी फूड में नूडल्स अवेलेबल करें? नहीं, प्रैक्टिकल नहीं है सर। आप फास्ट फूड के रेस्टोरेंट जाते हैं तो बच्चे भी उसी में से कुछ ना कुछ खा रहे होते हैं, कुछ सैंडविच ले लिया, कोई स्लाइस ले लिया, कोई इस तरह की चीज ले ली। तो भाई जो मोस्ट अप्रोप्रिएट टारगेट मार्केट है इनके लिए टारगेट मार्केट फॉर अंकल आजाद। सर इनका रेस्टोरेंट इज नॉट सूटेबल फॉर क्लाइंट्स, क्लाइंट्स के लिए सूटेबल नहीं है। सूटेबल फॉर फैमिली डिनर्स, पार्टीज एंड टूरिस्ट। क्यों सर? उसी तरीके से ये बना हुआ है। यहाँ पे म्यूजिक, थोड़ा कंजीनियल एनवायरनमेंट, थोड़ी भाईबंदी ओनर के साथ, ओनर बार बार आके पूछ लेता है, चेक कर लेता है, बातें कर लेता है। तो ये बहरहाल यहाँ पे जो है वो थोड़ा सा सूटेबल रहता है इनके लिए। फैमिलीज आ जाती हैं, डिनर्स हो जाते हैं, पार्टीज हो जाती हैं। और फैमिलीज भी कैसी, इट्स नॉट अ हाई एंड कैफे, ठीक है ना? मिडिल क्लास या अपर मिडिल क्लास? बिकॉज इट इज नॉट अ हाई एंड कैफे, नॉट अ हाई एंड और फाइन डाइन रेस्टोरेंट। हाई एंड और फाइन डाइन रेस्टोरेंट नहीं है and not even suitable for clients based on feedback. For client meetings, अब आप इन्हीं को टारगेट करो। क्लाइंट मीटिंग्स के लिए भी ये बहुत ज्यादा सूटेबल नहीं है। हाँ, प्राइस ज्यादा है तो अपर मिडिल क्लास और एलीट को टारगेट करता है। यार प्राइस बहुत ज्यादा तो नहीं है, यहाँ पर इन्होंने हमें बताया था ना। प्राइस ज्यादा का कहाँ लिखा हुआ है? फूड वाज गुड। अच्छा, द प्राइसेस वर हाई बट वर्थ इट फॉर अ स्पेशल ओकेजन। ये बर्थडे की प्राइस की बात हो रही है। बर्थडे प्राइस की हाई है, तो बर्थडे की जो प्राइस है वो रिलेटिवली हाई है यहाँ पे। लेकिन वैसे डिलीशियस जेन्युइन पाकिस्तानी फूड यहाँ पे मौजूद है, जो कि बहुत ज्यादा हाई एंड या बहुत ज्यादा हाई प्राइसेस के साथ बाजार हमें नजर नहीं आ रहा। तो मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास। अच्छा देखो, मिडिल क्लास भी ना जब टाइम निकाल के जाते हैं इस तरह के डिनर्स वगैरह के लिए, तो थोड़ा बजट वो भी एक्सपैंड करते हैं कि ठीक है यार, 15 दिन महीने में एक दफा जा रहे हैं, कोई बात नहीं, हम जो है वो थोड़ा सा हाई प्राइस जो है वो दे देंगे। लेकिन इट्स नॉट अ फाइन डाइन रेस्टोरेंट। फाइन डाइन रेस्टोरेंट जो है वो थोड़ा सा यहाँ पे बताने की कोशिश नहीं की गई, ठीक है। हाँ, यहाँ पे भी कोई ऐसी चीज नहीं है कि बहुत ज्यादा महंगा फूड यहाँ पे जो हो या फाइन फाइन डाइन हो, इस तरह की कोई सिचुएशन नहीं।
ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ना, मोस्ट ऑफ द विजिटर्स अटेंड द रेस्टोरेंट एज ए लेजर एक्टिविटी ऑल्दो देयर आर सम बिजनेस कस्टमर्स। ज्यादातर लोग अपना टाइम गुजारने के लिए, अच्छा दोस्तों के साथ टाइम एंजॉय करने के लिए, अगर मैं पाकिस्तान में इसको विजुअलाइज करवाऊँ ना तो खैर चलो वो नाम अप्रोप्रिएट नहीं होगा इसको लेके, ये सूटेबल नहीं है क्लाइंट वगैरह के लिए। बेस्ड ऑन फीडबैक हम ये बात कर रहे हैं। मिडिल क्लास या अपर मिडिल क्लास फैमिलीज डिनर्स के लिए, आउटिंग्स के लिए और इवेंट्स वगैरह के लिए यहाँ पर आ सकते हैं। एक अच्छा कंजीनियल एनवायरनमेंट इनको यहाँ पे मिलेगा और वो काफ़ी हद तक इसको जो है वो एंजॉय कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बारह हमारी सेगमेंटेशन है, 3 डायमेंशंस के थ्रू कर सकते हैं और टारगेट ज़्यादा से ज़्यादा इनको करना चाहिए सूटेबल फॉर फैमिली डिनर्स, पॉलिटिक पार्टीज एंड टूरिस्ट। फैमिलीज भी मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास की, क्योंकि बहुत ज़्यादा हाई एंड या फाइन डाइन का रेस्टोरेंट नहीं है। क्लाइंट मीटिंग्स के लिए सूटेबल नहीं है, बेस्ड ऑन द फीडबैक इनको जो है वो उसको नहीं कैटर करना चाहिए। सारा का सारा फोकस उठा के फैमिलीज पे, पार्टीज पे, टूरिस्ट पे डाल दें, उनके हिसाब से मेन्यू डिजाइन करें, उनके हिसाब से प्रोडक्ट डिजाइन करें, वीगन ऑप्शंस लेकर आएं जो कि टूरिस्ट वगैरह आकर खाएंगे और वो उसको पसंद करेंगे काफी हद तक। ठीक है, चलें जी। अब कहते हैं इवैल्यूएट यास्मीन्स प्रपोजल दैट अंकल आजाद शुड अप्लाई फॉर वेंचर कैपिटल टू एक्सपैंड। क्या कहते हो, वीसी से पैसे उठाने चाहिए? स्ट्रैटेजी के पर्सपेक्टिव से सोचो, एसएफए सूटेबिलिटी, फिजिबिलिटी और एक्सेप्टेबिलिटी की पर्सपेक्टिव से सोचो। उमर को या उमर या उमेर जो भी नाम है अंकल का, अंकल आजाद का, इनको एक्सेप्टेबल होगा? इन्होंने आज तक बिजनेस खुद ग्रो किया है, सारा कंट्रोल अपने हाथ में रखा है, अपने पैसों से नई ब्रांचेस बना के मैनेजर्स को संभालने के लिए दिए। क्या ये किसी की मुदाखलत, किसी का कंट्रोल ले लेना, किसी की डिक्टेशन बर्दाश्त करेंगे? और दूसरी बात, वीसीस को एग्जिट चाहिए होता है, वीसीस को हमेशा एग्जिट चाहिए होता है। एग्जिट का मतलब आप कंपनी को लिस्ट करवाओ, उसकी लिस्टिंग करवाओ। वीसी बोलेगा भाई लिस्ट करो, मेरे पैसे मुझे फारिग करो, मेरे पैसे मुझे दो, वापस दो। वीसी कभी भी इस चीज को अप्रिशिएट नहीं करेगा कि आप जो है वो जिंदगी भर के लिए मेरे पैसे लेके बैठ जाए। वो बोलेगा यार जिंदगी भर के लिए नहीं। हाँ, एक बात है कि वीसी से कैपिटल मिलेगा तो ग्रोथ जल्दी हो जाएगी। सो देयर आर प्रोज, देयर आर कॉन्स। इवैल्यूएट के अंदर क्या होता है, हम दोनों चीजें बताते हैं, इसके प्रोज भी हैं और इसके कॉन्स भी हैं। सर प्रोज में क्या आता है? अवेलेबिलिटी ऑफ कैपिटल, ठीक है। दूसरा रोबस्ट ग्रोथ, क्विक ग्रोथ, है ना, बहुत ज्यादा जल्दी आप इसमें जो है वो ग्रो कर जाएंगे। प्रॉफिटेबिलिटी जंप कर जाएगी, प्रॉफिटेबिलिटी का जंप आएगा, स्केल मैसिव हो जाएगा। लेकिन सर ये सब करने के बाद यहाँ पर इक्विटी डाइल्यूशन होगी, आपका कंट्रोल चला जाएगा हाथ से, कंट्रोल विल बी डाइल्यूटेड। वीसी विल इंटरफेयर, वो इंटरफेयर करेंगे एंड डिक्टेट टर्म्स, व्हाट टू डू। थोड़ा सा वो पार्टिसिपेट करेंगे, जी बिजनेस कैसे करना है, आके गालियां देंगे बोर्ड मीटिंग में, बुरा भला कहेंगे। एंड द अंकल आजाद जो यहाँ पर इन्होंने बताया था कि भाई उमर इज हैप्पी, वो वाली चीज थोड़ी सी देखने वाली है। उमर इज हैप्पी दैट ही मेक्स अ गुड लिविंग, उमर को एक्सेप्टेबल नहीं होगा। उमर इज हैप्पी विद व्हाट ही हैज, वोंट बी एक्सेप्टेबल। उमर को बहरहाल यहाँ पे एक्सेप्टेबल नहीं होगा। वो बोलेंगे भाई मैं तो बिजनेस एक तरीके से चला रहा था, सारी चीजें कर रहा था, ये कैसे? और फिर वीसी को एग्जिट चाहिए होता है, वीसी नीड्स एग्जिट, एग्जिट का मतलब लिस्टिंग। उमर को तो इस तरीके से रेस्टोरेंट रेगुलेटरी एनवायरनमेंट के अंदर रेस्टोरेंट चलाने की आदत ही नहीं है, नॉट वेल वर्स्ड विद रेगुलेशंस एंड एवरीथिंग। और उसकी 75% होल्डिंग है, बेटी की सिर्फ 25% होल्डिंग है, तो मेजोरिटी शेयर होल्डर तो वही है। अब मेजोरिटी शेयर होल्डर अगर यहाँ पे मना कर रहा है तो आप कैसे बहरहाल इस बिजनेस को जो है वो इस तरीके से बिल्कुल टर्न अराउंड कर सकते हैं। ठीक है, सो बहरहाल यहाँ तक आते आते जो 3 मेजर पॉइंट्स थे इस सवाल के, वो हमने तीनों यहाँ पे जो है वो सॉल्व कर लिए हैं। इनफैक्ट चारों चीजें देख ली हैं।
फाइनेंशियल परफॉर्मेंस देख ली, नॉन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस देख ली, मार्केटिंग के बेनिफिट्स के बारे में बात कर ली, इवैल्यूएट कर लिया, और हमारी मार्केट सेगमेंटेशन के बारे में बात कर ली, वेंचर कैपिटल का पैसा लाने पे एक्सेप्टेबिलिटी क्या होगी शेयर होल्डर्स की, उसके बारे में हमने यहाँ बात की। ठीक है, यहाँ तक आते आते भाई ये सवाल भी हमारा मुकम्मल हो गया, और मोस्ट लाइकली आज का जो हमारा दिन का टारगेट था वो भी यहाँ पे जो है वो मुकम्मल हो गया। अब कल इंशाल्लाह डे 2 में हम रिस्क मैनेजमेंट, थोड़े बहुत और स्ट्रैटेजी के क्वेश्चंस, थोड़ा बहुत एथिक्स का एरिया, ये वाली चीजें जो है वो देख रहे होंगे। कल भी हमारा इंशाल्लाह टाइम बिल्कुल सेम होगा।